जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चालाक पत्नी। उदयपुर गांव में एक आलसी ज्ञानचंद रहा करता था। वह रोज़ सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाया करता। इसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन ज्ञानचंद भरी दोपहरी में अपनी झोपड़ी में सो रहा है। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, अरे अब तो उठ जाइए जी, आखिर कब तक यूं ही सोते रहेंगे? सुबह से दोपहर हो गई है, अब उठ भी जाइए, जाकर अपने खेत देख आइए। इस बार की अपनी फसल अच्छी नहीं हुई है। ज्ञानचंद, क्यों तंग करती हो भाग्यवान? ये मेरे सोने का समय है। मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। अभी खेत में जाऊंगा तो ज़रूर कोई अपशगुन होगा। तुम एक काम करो, मेरे लिए भोजन ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ भोजन लेकर आओ। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, हे भगवान, कैसे आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। ज्ञानचंद की पत्नी, सुनिए जी, थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने और अब फिर से? हे भगवान, दिन भर में कोई तो काम करते नहीं आप। ये किस आदमी के साथ बंध गई मैं? ज्ञानचंद की पत्नी रसोई में जाती है और ज्ञानचंद के लिए भोजन परोस कर आती है। ज्ञानचंद की पत्नी, ये देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ, अब तो उठ जाइए। ज्ञानचंद, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की, लाओ लाओ भोजन दो मुझे। वाह, आज तो तुमने गुड़ का चूरमा भी बनाया है। अरे वाह, मज़ा ही आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाज़ार से थोड़ा अनाज ले आइए, घर में अनाज ख़त्म होने को है, ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी? ज्ञानचंद, क्या कहा भाग्यवान, अनाज ख़त्म होने को है? अच्छा, मैं ले आऊँगा कल सुबह जाकर, अभी बाहर जाना अपशगुन होगा। अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं भाग्यवान ऐसा करता हूँ कि सो जाता हूँ। ज्ञानचंद की पत्नी, हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता, जब देखो तब आलस। मैं बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ज्ञानचंद, अच्छा ठीक है भाग्यवान, बाद में सोचूंगा इस विषय के बारे में, अभी तो मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। इसके बाद ज्ञानचंद खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज ज्ञानचंद के घर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ज्ञानचंद की पत्नी, अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको, बताइए मुझे, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटी, मैं काशी यात्रा से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? जी महाराज जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेके आती हूँ। तभी ज्ञानचंद कहता है, अरे किससे बात कर रही हो, इतना चिल्ला क्यों रही हो, मेरी नींद खराब कर दी। अरे उठ गए आप, ये तो चमत्कार हो गया। देखिए, हमारे द्वार पर साधु महाराज जी आए हैं। इतना सुनते ही ज्ञानचंद खुश हो गया। उसे खुशी हुई कि आज उसके द्वार पर एक साधु महाराज आए हैं। वह साधु महाराज से कहता है, आइए आइए महाराज जी, भोजन करिए, हमें बहुत अच्छा लगा। तभी ज्ञानचंद की पत्नी भोजन लेकर आ जाती है और परोसती है। बताइए महाराज जी, मेरा बनाया हुआ भोजन कैसा लगा आपको? खाना खाकर महाराज जी कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। ज्ञानचंद, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। सच में महाराज जी, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे ज़िंदगी भर
कोई काम न करना पड़े, मैं ज़िंदगी भर यूं ही आराम करता रहूं। महाराज जी कहते हैं ये तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। हर मनुष्य को अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ता है। ज्ञानचंद कहता है महाराज जी, आप अपने शब्दों से अब मुकर रहे हैं। आपने ही कहा था कोई भी एक वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगा, तो अब आपको वो वरदान देना ही होगा। महाराज जी ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तभी वहाँ पर एक मायावी राक्षस प्रकट हो जाता है। अरे डरो नहीं, ये मायावी राक्षस आज से तुम्हारे सारे काम करेगा। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना जब तक इसे काम दोगे तब तक ही ये खुश रहेगा। जब इसे काम नहीं दोगे तो यह तुम्हें ही खा जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर ज्ञानचंद की पत्नी विचलित हो जाती है और कहती है, ये आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर साधु महाराज जी से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूँगी? ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। अब तो मुझे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। राक्षस, मनुष्य बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। ज्ञानचंद, जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। घर में अनाज की बोरियां नहीं हैं। राक्षस, ओह ठीक है, अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। ज्ञानचंद की पत्नी, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राक्षस, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसीलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। अब बताओ और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ज्ञानचंद, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। राक्षस, ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। ज्ञानचंद की पत्नी, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है। अगर सच में इसे आपको कुछ कर दिया तो? अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो यह कितनी जल्दी मेरा बताया हुआ कार्य कर देता है। अगर यह मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूँगा। तुम चिंता ना करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमेशा ही इसे कोई न कोई कार्य देता ही रहूँगा। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। हे मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कराया हूँ। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। अरे नहीं नहीं जादुई राक्षस, तुम क्या बोल रहे हो? इन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी ज्ञानचंद की पत्नी राक्षस के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चट कर जाने के बाद राक्षस की भूख शांत नहीं होती। और भोजन लेकर आओ, मुझे और भूख लगी है, मेरी भूख शांत करो। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी दोनों यह सुनकर दुखी हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत बड़े पतीले में, जिसमें खूब सारा दूध होता है, उसमें उन तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास लेकर जाती है। ये लो जादुई राक्षस, इस दूध को पी लो, इस दूध से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। जिसके बाद राक्षस सारा दूध पी जाता है और एक लंबी डकार लेता है। अब आया मज़ा, अब मेरी भूख शांत हो गई है। वाकई ये दूध बहुत ही स्वादिष्ट था।
आनंद आ गया। अब जल्दी मेरे लायक कोई काम बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब ज्ञानचंद उसे कोई काम नहीं बता सकता, क्योंकि उन्हें उसके पास अब कोई काम बचा नहीं उसे बताने के लिए। उसने जितना काम करवाना था उस राक्षस से करवा लिया था। अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली है। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ उसे वो शीघ्र ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। लगता है आज वह मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूँगा। ज्ञानचंद की पत्नी: आप चुप हो जाइए। मैंने आपसे कहा था वो जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे, ये आप मुझसे वादा कीजिए, तभी मैं आपकी मदद करूंगी। अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ आज से अपने सारे कार्य मैं स्वयं ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे उस राक्षस से बचा लो। ज्ञानचंद की पत्नी: अच्छा ठीक है। तभी वह राक्षस आ जाता है और ज्ञानचंद से कहता है, हे मनुष्य, बताओ मुझे अब क्या कार्य करना है। ज्ञानचंद की पत्नी: ओ जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। मेरे झोपड़ी के पीछे एक मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ इस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधा नहीं करते तब तक तुम यहाँ वापस मत आना। राक्षस: अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, उस मोती की दुम सीधी करके आता हूँ। राक्षस के जाने के बाद ज्ञानचंद: अरे भाग्यवान, ये क्या काम दे दिया तुमने उस राक्षस को। तुम देखना, वो अभी मोती की दुम सीधी करके आता ही होगा। ज्ञानचंद की पत्नी: आप भी ना बिल्कुल मूर्ख हैं। अरे भला कुत्ते की दुम भी कभी सीधी हुई है। वो जादुई राक्षस मोती की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा और ना वापस यहाँ लौट कर आएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मान गया तुम्हें, क्या दिमाग लगाया है तुमने। अगले ही दिन से ज्ञानचंद अपने सारे काम खुद करने लगा, किसी आलस के बिना। उसके बाद ना तो वह कभी मोती की दुम सीधा कर पाया और ना वह राक्षस लौटकर ज्ञानचंद के पास वापस आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।